In the last video, I just discussed a brief introduction of the tenses. लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर पास्ट एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट की बात करते हैं रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाएंगे। चलिए अब देखिए, अब टेंसेस को मैंने तीन तरह के टेंसेस बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट दीज टेंसेस आर आल्सो डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स: इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous. So now we will discuss about these tenses, but वैसे डिस्कस नहीं करेंगे, चुका है जो किए वाले तरीके से नहीं, अपना एक वे होगा पढ़ने का और प्रैक्टिस आपको करते रहना है। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप अपने किसी भी पास्ट जर्नी के बारे में आपको लिखना है। कभी आप अपने फैमिली के साथ में कहीं घूमने गए हो तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आप यहां से किस समय निकले, कब ट्रेन से गए कि बस से गए, वहां किन किन के साथ में आप थे, कैसे एंजॉय किया, एवरीथिंग जस्ट मेंशन, बट कीप दिस इन माइंड, ऑल द सेंटेंसेस विल बी ट्रांसलेटेड इन पास्ट बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन, राइट? तो indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So let's discuss first the indefinite sentence, right? Indefinite sentence means we'll talk about the present indefinite today. Present indefinite. We'll talk about the present indefinite. Which type of action we translate in present indefinite? In Hindi, I can say that if the sentence ends with "ta hai, ti hai, te hai," those sentences are known as present indefinite. But we'll learn about the action. Which type of action we translate in indefinite. See, regular action we always translate in present indefinite. I have told you in the previous video, if you talk about the present, means if you talk about the regular actions are known as present indefinite. Regular action, general truth is also known as present indefinite. General truth. Why general truth? Means all the truth or general truth. General truth, universal truth, both truth can be translated in present indefinite. Next is habitual action, also we translate in present indefinite, right? See, let's take the example of regular action first. Modi ji gives speech in parliament. वैसे delivers we can also use in place of give, right? It's a regular action because whenever he goes to the parliament he gives a speech, right? जब भी पार्लियामेंट जाते हैं स्पीच देते हैं, रेगुलर एक्शन है, ठीक है? जनरल ट्रुथ, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Habitual action, he smokes. He abuses. Means regular action, habitual action and general truth we translate in present indefinite. तो वह आम खाता है पर बचपन से खाता है। अब इस indefinite सेंटेंस को हम टाइमलाइन पे समझते हैं, राइट? As I have told you that कि we translate present indefinite means regular action, general truth and habitual action. But किस तरह के एक्शन को हम indefinite ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मैंने कहा वह आम खाता है, तो वह आम बचपन से खाता है ना, ऐसा नहीं कि अभी से उसने खाना शुरू किया है या वो खाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बचपन से खाता है। यानी उसने कभी पास में शुरू किया होगा आम खाना, आम खाता है, आम खाता है, आम खाता है, आम खाता है, अभी भी खा रहा है। यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप क्या बता रहे हो, उसकी एक आदत बता रहे हो कि वो आम खाता है, वो बचपन से खाता है। मैं दक्षिण इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, यानी आपने एडमिशन कब लिया होगा? मान लीजिए पास्ट में कभी लिया होगा, यहाँ पे लिया, मान लीजिए आपने 6th क्लास में एडमिशन लिया, आप 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, अब 9th की बात आप कर रहे हैं, यानी आप 9th में है तो पढ़ते तो है ना, कब एडमिशन लेते? कभी पास में लिया था, लेकिन अभी भी पढ़ते हैं। मींस जो काम अभी पीछे से चला, पास से चला, चलता चलाया और फ्यूचर में कब तक चलेगा ये नहीं पता, बट इन प्रेजेंट दैट वर्क इज गोइंग ऑन, इट मींस दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अब जब कॉन्टिन्यूअस समझाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि सर ने तो ये बताया था कि जो काम यहां से चला और यहां तक जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या रहेगा, अब इसके बाद कॉन्टिन्यूअस से डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट में वर्क रेगुलर बेसिस पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि चला आ रहा है लगातार, ठीक है? तो we talk about the regular action, habitual action and general truth, and we translate those type of sentences in present indefinite. If we talk about the continuous, right?
So we'll talk about the continuous in the next video. Firstly, let's discuss the structure of present indefinite. If we talk about the structure of present indefinite, subject plus verb के first form के साथ SAUS plus object. Right? This is for the simple. Suppose if the sentence is negative कि राम आम नहीं खाता है या वह सिगरेट नहीं पीता है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, बट इट इज इन नेगेटिव. तो वी विल जस्ट चेंज द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस डू और डज plus not, then after first form of the verb plus object. This will be the structure of negative. But subject, I have told you the singular subject. In the previous video, I have told you about the singular subject and the plural subject. We use does for the singular subject. Means he or she, it और name के साथ में हम किसका यूज करेंगे? Singular subject का यूज करेंगे. अगर डू का यूज करेंगे हम प्लरल सब्जेक्ट के साथ, प्लरल सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज का यूज करेंगे. ठीक है. अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सर हम इसमें एस और एस ऐड क्यों करते हैं? ये जब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी, सब्जेक्ट अगर प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल रहेगी. ठीक है. इसीलिए क्या करते हैं, और वर्ब जब भी होती है वो हमेशा प्लरल फॉर्म में ही होती है. जैसे गो है तो गो ये वर्ब है और ये वर्ब की प्लरल फॉर्म है. इसको हमें अगर सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एस और एस ऐड कर देंगे. जैसे ही क्या है, सिंगुलर है, गो प्लरल है. अब हमें इसको सिंगुलर तो बनाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा. अभी हमने इसको सिंगुलर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर हम चेंज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज कर दिया है. देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प करे, और वर्ब की हेल्प दो तरीके से करता है. एक तो ये वर्ब को चेंज नहीं होने देता, दूसरा वर्ब ही आपको टेंस बताता है. जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एम लगा है, प्रेजेंट का लगा हुआ है. ठीक है. अब हम एम को काट दें और वाज कर दें आपको, आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी हेल्पिंग वर्ब के चेंज करने पर आपको टेंस पता चल रहा है कि वो काम हुआ था, हो रहा है कि होगा. तो दिस इज द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इसलिए हम उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो वर्ब की हेल्प करता है, एक्शन की हेल्प करता है कि वो वर्ब कब हुआ है. ठीक है. अब इसी सेंटेंस को अगर हमें अब he does not smoke कैसे बनाएंगे, he does not smoke if we talk about the negative sentence. अब यही सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में है तो दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं, एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एक डबल इंटरोगेटिव होता है. वैसे हिंदी में अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो वो सिंपल इंटरोगेटिव है. ठीक है. और अगर बीच में क्या और क्यों ऐसे शब्द आते हैं तो वो डबल इंटरोगेटिव होते हैं. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इजीएस्ट वे टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम एक्चुअली स्पीकिंग में पूरे सेंटेंस बोलते ही नहीं है ना, तो हम प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा इसको कि किस तरह का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है. जिन सवालों का हमें जवाब देना पड़े, जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप स्कूल गए थे, आप क्या कह सकते हैं, आंसर क्या होता है, हाँ गए थे, हाँ और नहीं, इन दो में आप आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए सिंपल इंटरोगेटिव है. तो अगर मान लीजिए कि क्या वह सिगरेट पीता है, डज ही स्मोक हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डज ही स्मोक. इट मींस क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. अब डबल इंटरोगेटिव, वह सिगरेट क्यों पीता है, अब आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते. यू विल हैव टू टेल द रीजन कि व्हाई ही स्मोक्स. तो कैसे बनाएंगे, क्यों पीता है तो वाई पहले आ देंगे, WH वर्ड पहले आ जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता. WH वर्ड पहले, व्हाई डज ही स्मोक, नो चेंज विल बी देयर, ओनली जस्ट वी हैव टू ऐड WH word here and we can translate the sentence in double interrogative. Got it? So I think, I hope that you can form the sentences in definite, means the regular action you can translate and form. So this is the best way I'm telling you. The more you speak, the more you learn. So by today, start speaking the sentences of present definite, and if you face any problem, you can write your sentence on the comment section and I'll give the reply of that. Thank you very much. Have a nice time.